अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ की सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी करने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 डील करता है कॉम्पिटेंसी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एसेंशियल्स होते हैं जो अगर फॉर्म हो गए, जो कॉन्स्टिट्यूट होंगे, तो फिर हम कहेंगे हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगल इन्फोर्सिएबल है, लॉज को इन्फोर्स कर सकता है। ब्रीचमेंट की सूरत पे हम कोर्ट्स में जा सकते हैं। अब उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए पार्टीज़ की। अगर हमने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लॉ के ज़रिए एनफोर्स करवाना है तो उसमें जो पार्टीज़ आएंगी, जो एग्रीमेंट करेंगी, उन पार्टीज़ की कैपेसिटी होना ज़रूरी है। वो पार्टीज़ की कैपेसिटी से क्या मुराद है, उसके रिलेटेड ही आज का सवाल है। अब इसमें अगर हम पास पेपर डिस्कस करें तो पास पेपर्स में जो चीज़ें पूछी गई हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कॉम्पिटेंसी वाला। जितने भी पास पेपर्स हैं 2018 का, 19 का, 2020 का, 2021 का, 2022 का, 2023 का, एनुअल है, सप्लीमेंट्री है, सब में ये क्वेश्चन मस्ट आया है। कोई एक दो पेपर होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, एग्जामिनर पूछते हैं कॉम्पिटेंसी बताएं टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, और साथ में वो कहता है कि माइनर्स का जो एग्रीमेंट है या माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, क्या लॉ उसे एनफोर्स करता है कि नहीं करता, आपने इसको एलेबोरेट करना है। इसके बाद फिर और पेपर में पूछते हैं कॉम्पिटेंसी बताएं कॉन्ट्रैक्ट करने की, पार्टीज कैसे कैपेसिटेंट है, पार्टीज कैसे कैपेबल है एग्रीमेंट करने के लिए, क्या क्वालिफिकेशंस को वो पूरा करेंगी, किन चीज़ों पर वो पूरा उतरेंगे, तो फिर हम कहेंगे कि ये पार्टीज जो है वो कैपेबल है, ये पार्टी कॉम्पिटेंट है करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट। और साथ में वो पूछता है कि पर्सन जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हैं, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी क्या हैसियत है, क्या लॉ उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करता है कि नहीं, उसको आप इलेबोरेट करें। अब इसमें जो पहली चीज़ है कॉम्पिटेंसी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, ये तो आपको समझ आ रही है, सिंपली उसने कॉम्पिटेंसी पूछी हुई है। अब बाकी ये जो दो चीज़ें हैं, माइनर का एग्रीमेंट और पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, इसका क्या मतलब है, जब आप सारा सवाल पढ़ लेंगे तो आपको इसको भी समझ आएगी, क्योंकि जस्ट उसी के बेयर सेक्शन में से एक दो पॉइंट निकाला गया तो आपने इसको भी इलेबोरेट करना है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जब भी आपका ये सवाल आएगा आपने फॉलोइंग 10 हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन करना है आउटलाइन इसकी। उसके बाद सबसे पहली चीज़ आपकी इंट्रोडक्शन में आपने बेसिकली बताना है सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या है। आपने बताना है हर वो एग्रीमेंट जिसको लॉ एनफोर्स करता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं एवरी एग्रीमेंट, इसकी डेफिनेशन में पहले भी काफ़ी दफ़ा पढ़ी है, एवरी एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। ये सेक्शन 2 सब क्लॉज 8 जो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ 1872 की, उसको ये डिफाइन करते हैं कि हर वो एग्रीमेंट जिसको लॉ एनफोर्स कर सकता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब आपने इंट्रोडक्शन में ही बताना है, उसने कॉन्ट्रैक्ट के मुतालिक तो नहीं पूछा, उसने तो कैपेसिटी के मुतालिक पूछा है, तो आपने बताना है कि कॉम्पिटेंसी क्या होती है या आपकी कैपेसिटी क्या होती है। तो आपने बताना है हर किसी भी पार्टी की जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है उसकी लीगल क्वालिफिकेशन, उसकी मेंटल एबिलिटी, उसकी पावर, उसकी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, कि वो कोई डिसीजन मेक करने का अहल है कि नहीं, उसको समझ आ रही है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरे नेचर की एक्ट क्या है, मेरा जो एक्ट है उसकी इंटेंशन क्या है, या मेरे जो एक्ट है उसकी नेचर क्या है, उसका इफेक्ट क्या होगा, मैं जो एग्रीमेंट में जा रहा हूँ वो एग्रीमेंट किस चीज़ के मुतालिक है, उस एग्रीमेंट के मुझे क्या नुकसान होंगे, मुझे क्या बेनिफिट्स होंगे, इन सब चीज़ों को हम लोग डिसीजन मेकिंग पावर कहते हैं। उसके बाद उसकी मेंटल फिटनेस, ये सब चीज़ें आपकी कैपेसिटी में आती है, सब चीज़ें आपकी मेंटल चीज़ों में आती है, मेंटल एलिमेंट्स में आती है। जब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको कैपेसिटेंट होना चाहिए, आपको कॉम्पिटेंट होना चाहिए, आपको चीज़ों की समझ बूझ होनी चाहिए, तो फिर ही लॉ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करेगा। ये सिंपली आपने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में बताने के बाद आपने आ जाना रेलिवेंट प्रोविजन पे। अब रेलिवेंट प्रोविजन में इसकी ज़्यादा कोई सेक्शन नहीं है, सिर्फ एक या दो सेक्शन जिससे रिलेट करता है। सबसे पहले है सेक्शन 10, उसके बाद है सेक्शन 11, उसके बाद है सेक्शन 12 किसका, कॉन्ट्रैक्ट लॉ 1872 का। अब इसमें सेक्शन 10 तो हमने पहले भी पढ़ा है एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, आपने उसमें भी लिखना है कि हम कॉम्पिटेंसी को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं, हम इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, इसकी स्कोप क्या है। तो फिर आपने सेक्शन 10 लिख के बताना है कि सेक्शन 10 में ये चीज़ बताई गई थी कि कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट फिर बनेगा, यानी कि उसको लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी फिर हासिल होगी अगर वो उन पार्टीज ने किया है जो कि फ्री कॉन्सेंट से कॉन्ट्रैक्ट में आई है, जो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लॉफुल कॉन्सिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है और वॉइड एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट कर कहते हैं उसे, फिर लॉ से इन्फोर्स करता है। तो उसके जो हमने बेसिक एसेंशियल्स पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें एक एसेंशियल मेन जो था वो कॉम्पिटेंसी भी था। तो फिर आपने सेक्शन 10 को एलेबोरेट करने के बाद बताना है कि अब वो कॉम्पिटेंसी क्या है, हम उसको एलेबोरेट करने जाएंगे, यानी कि थोड़ा सा आप बैकग्राउंड टच आपने देना है कि ये कॉम्पिटेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो किधर से इमर्ज हो गया, ओरिजिनेशन इसकी क्या थी। सेक्शन 10 आपने बताने के बाद फिर आपने सेक्शन 11 बताना है। सेक्शन 11 डेफिनेशन को बताता है कॉम्पिटेंसी की, वो कहता है कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, हु
इज ऑफ साउंड माइंड एंड हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू व्हिच ही इज सब्जेक्ट टू। ये मैं आपको ओवरऑल वर्बली बता रही हूँ। उसके बाद जो हमारी स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है जिसमें हम लिख भी देंगे। उसके बाद फिर आते हैं आपकी मीनिंग की बात आती है। मीनिंग में आपने देखना है, इसमें आपने देखा सेक्शन 10 हमारे एसेंशियल्स की बात करता था कि आपने कॉन्टैक्ट करने के लिए किन किन एसेंशियल्स को देखना है। इसमें हमने ये बताना है, इसके लिखने का मकसद यहाँ पे है कि आपको पता चले कॉम्पिटेंसी का ओरिजिनेशन कैसे, हम क्यों इसे इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सेक्शन 11 में कॉम्पिटेंसी की ही डेफिनेशन बताई गई है कि कॉम्पिटेंट कौन है। सेक्शन 12 में साउंड माइंड पर्सन की डेफिनेशन बताई गई है कि साउंड माइंडेड कौन है, वो जिसको इंटरवल्स नहीं आते, वो जिसको बेहोशी के या मदोशी के दौरे नहीं पड़ते, जो अपनी सेंसेस में रहता है 24 घंटे, उसको हम लोग कहते हैं साउंड माइंडेड पर्सन। आगे आता है मीनिंग। मीनिंग में आपको पता है हमें ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी से मीनिंग लेना होता है। अब ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी इसको कैसे डिफाइन करती है? ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहती है मेंटल्स एबिलिटी, यानी कि आपकी दिमाग की कुव्वत टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम, कि आप किसी भी मसले को, किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड मेक अ रैशनल आंसर, और आप उसके ऊपर कोई भी आंसर दें, आप उसके ऊपर कोई भी जवाब दें, कोई रद्द-ए-अमल शो करें, यानी कि किसी भी मसले की नेचर क्या है, उसकी इफेक्ट क्या है, आप उसको अंडरस्टैंड करें, उसको जानें, उसको पहचानें, उसके बाद उस चीज़ के ऊपर आप रैशनल आंसर दें। इसको हम कैपेसिटी कहते हैं, इसको हम कॉम्पिटेंसी कहते हैं। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी इसको डिफाइन करती है। उसके बाद आता है आपकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में आप सिंपली बता दें कि किसी भी इंसान की लीगल क्वालिफिकेशन, किसी भी इंसान की मेंटल पावर, किसी भी इंसान की मेंटल फिटनेस, या किसी भी इंसान की मेंटल ऐसी एबिलिटी जो किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी एक्ट की नेचर को और नेचर उस किसी भी एक्ट के इफेक्ट को वो जान सके कि मैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ, मैं ये जो एग्रीमेंट करने जा रहा हूँ, इस एग्रीमेंट में उस काम की नेचर क्या होगी और उस काम का इफेक्ट क्या होगा, इसको आप कॉम्पिटेंसी कहते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ स्टैट्यूटरी डेफिनेशन में। स्टैट्यूटरी डेफिनेशन में आपको पता है कि सेक्शन जो आपका 11 है वो इससे डील करता है। सेक्शन 11 में क्या चीज आती है, आप उसको बेयर रीडिंग लिखने लगे हो, आपने ध्यान से देखना है। सेक्शन 11 ये कहता है एवरी पर्सन, यानी कि हर इंसान, आइदर कोई भी इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कौन? जिसके अंदर ये चीजें मौजूद है। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हर पर्सन कॉम्पिटेंट है, हर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट करने का अहल है, अगर हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, जो कि मेजर है, जिसकी एज मेजॉरिटी में फॉल करती है, ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी टू विच ही इज सब्जेक्ट, टू विच ही इज सब्जेक्ट, यानी कि जिस कानून के अंडर वो आ रहा है, पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, जिस भी कानून के मुताबिक मेजॉरिटी की जो डेफिनेशन बताई गई है, मेजर की जो एज बताई गई है, उस एज के मुताबिक वो मेजर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है। एक चीज हो गई। नंबर 2 वो कहता है हु इज ऑफ साउंड माइंड, यानी कि वो इंसान अक्ल शऊर रखता है, वो इंसान पागल नहीं है, उसको पागलपन के दौरे नहीं पड़ते, जो भी क्वेश्चन उसको अराइज किया जाए वो उसका रैशनल आंसर बनाता है, उसे हम लोग साउंड माइंड कहते हैं। और उसके बाद थर्ड चीज वो कहता है हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, वो इंसान, तीसरी चीज वो ये बताता है, तीसरा एसेंशियल में ये बताता है कि उसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया, अकॉर्डिंग टू लॉ टू व्हिच ही इज सब्जेक्ट टू, दोबारा फ्रेज वही आ जाएगी। अब इसमें आप देखिए, इसमें आपने निकालने हैं इस डेफिनेशन में एसेंशियल्स। अब आपने एसेंशियल्स कैसे निकालने हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हर इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अगर जो कि एज ऑफ मेजॉरिटी का है, एक चीज। नंबर 2 जो कि साउंड माइंड है, 2 चीजें। नंबर 3 जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया, 3 चीजें। अब इन तीनों चीजों को आपने सेंटेंस में लाइन टू लाइन लिख लेना, 3 लाइंस होगी। अब आपने एक्सप्लेनेशन करनी है, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग आपने लिखनी है, उसके बाद आपने इन तीनों चीजों को इलैबोरेट करना है इन ब्रॉडर टर्म। अब आपने पहले लिखना है एज ऑफ मेजॉरिटी क्या है। अब अगर हम पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान की हम एज ऑफ मेजॉरिटी की बात करें तो पाकिस्तान में एक मेजॉरिटी एक्ट है 1875 का। 1875 का मेजॉरिटी एक्ट ये कहता है कि हर वो इंसान जिसकी एज 18 है, जो कि 18 साल का है, उसको हम मेजर कहते हैं। तो यानी कि इस बात से ये बात प्रूव होगी कि जो इंसान 18 साल का है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक हो गया।
उसके बाद अगर हम देखें क्रिमिनल साइड में, तो पीपीसी में भी यही चीज़ है कि जो मेजर है वो 18 साल से ज़्यादा होगा तो फिर ही हम उसे मेजर कंसीडर करते हैं। तो वो लेकिन पनिशमेंट में वो आपका यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट टोटली एक सिविल नेचर का है, वो क्रिमिनल नेचर का नहीं है। उसके बाद फिर आपने बताना है कि नंबर 2 था हमारा साउंड माइंडेड पर्सन हो। साउंड माइंडेड का डेफिनेशन होता है वो पर्सन जो कि इस अहल है कि जब उसको कोई भी सवाल पुट किया जाए तो वो सवाल की नेचर को अंडरस्टैंड करे और उस एक्ट की, उस अमल की वो इफेक्ट को अंडरस्टैंड करे कि अगर मैंने ये काम किया तो इसका इफेक्ट क्या होगा, फ्यूचर का होगा, इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। उस इंसान को हम साउंड माइंडेड पर्सन कहते हैं। तो आपने फिर सेकंड नंबर पे इसको एलैबोरेट करना है कि साउंड माइंडेड क्या है, वो जिसको इंटरवल्स ना आते हों। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो आपका सेक्शन 12 है ना, आपने उसको एलैबोरेट करना है, जो कि ये बात करता है अगर कोई इंसान है जिसको 24 घंटों में तकरीबन 4 घंटे ऐसे आते हैं जहाँ पे उसकी जो दिमागी कुव्वत है वो ठीक नहीं रहती, उसको समझ नहीं आती वो क्या काम कर रहा है। तो इस 4 घंटे में अगर वो कोई एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लॉ कभी भी उस एग्रीमेंट, उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करेगा, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है। जब वो होशो हवास में नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी एनफोर्सिएबल एट लॉ नहीं होगा, वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन बकिया के जो 20 घंटे है, अगर वो उन 20 घंटों में कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर लॉ उसको एनफोर्स कर लेगा, क्योंकि उस वक्त वो होशो हवास में था। तो फिर आपने इसको एलैबोरेट करना है डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के साथ, डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए था, वो थोड़ा सारा अनसाउंड माइंड है, लेकिन जिस वक्त उसने कॉन्ट्रैक्ट किया उस वक्त वो साउंड माइंडेड था, उसको इंटरवल्स आते थे, लुनेटिक था वो, उसको लुनेटिक इंटरवल्स आते थे। और जिस 3 घंटों में वो साउंड माइंड था, वो बिल्कुल होशो हवास में था, उन 3 घंटों में उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जो लॉ है वो एनफोर्स करेगा। लेकिन अगर ये चीज़ प्रूव हो जाए कि उसने जिन दुरानिये में उसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ये मुआहदा किया, उस दुरानिये में वो होशो हवास में नहीं था, उसको कुछ समझ नहीं थी, वो मदहोशी में था, वो पागलपन के दौरे में था, तो फिर लॉ कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करेगा, क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा, वो इनकैपेसिटेंट हो जाएगा, वो इनकैपेबल हो जाएगा। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज फिर आपने बतानी है हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी कि ऐसा पर्सन जो मेजर भी था, 18 साल का भी था, साउंड माइंडेड भी था, लेकिन लॉ ने उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया है, लॉ ने उसके ऊपर कोई पनिश मुकर्रर कर दिया है। फॉर एग्जांपल अगर वो कोई कैदी है किसी भी जेल का, या उसको 20 साल की सजा हो गई है, या उसको डेथ पेनल्टी अवार्ड की गई है, उसको फांसी होने वाली है, या उसने चोरी की थी उसको कोई सजा होने वाली, ऐसे पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होते हैं। लॉ उन्हें अपने अंदर नहीं लेकर आता, वो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। ऐसे पर्सन कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे भी तो लॉ उसको लीगली एनफोर्स नहीं करेगा। तो फिर आपने उस चीज को एलैबोरेट करना है कि पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ कैसे होंगे, कौन कौन से होंगे, उन सबको आपने बताना है। इसमें आपने बिल्कुल छोटा छोटा सा बता देना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ बताना है इन्हीं चीजों की आपकी मोर वाइडर टर्म में एक्सप्लेनेशन है, इन्हीं 3 चीजों की। अब इसमें आप देखें, आप यही से इसी के अंदर से वो आपको इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट भी बता रहा है। यहाँ पे तो उसने सिंपल बताया कैपेसिटेंट कौन है, कॉम्पिटेंट कौन है, कैपेबल कौन है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो जो मेजर है 18 साल का है, नंबर 2 जो साउंड माइंडेड है, नंबर 3 जिसको लॉ ने निकाला नहीं है, लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया, ये 3 क्वालिटीज पूरी हैं तो वो इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा लॉ उसको एनफोर्स कर देगा। ये तो चीजें ठीक हो गई। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अगर किसी इंसान में मौजूद होंगी तो कानून उस चीज को एनफोर्स नहीं करेगा, यानी कि जो इनकैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पार्टीज की। अब इसमें सबसे पहली चीज हमने ये पढ़ी साउंड माइंडेड वाली। साउंड माइंडेड में आपकी ये 4 चीजें, ये 5-6 चीजें जो मैंने लिखी हुई, ये सब चीजें आती हैं। अगर कोई इंसान में ये तमाम चीजें मौजूद हैं तो वो साउंड माइंडेड नहीं है। अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लॉ कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करेगा। वो कौन सी चीजें हैं, आप इन सब चीजों को उठा के उस एक्सप्लेनेशन में ले जाए जहां पे आपने हेडिंग लिखी थी पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ या पर्सन ऑफ साउंड माइंडेड, उनमें आप एलैबोरेट करें कि अगर वो साउंड माइंडेड कैसे होगा। अगर वो इन्फेंट नहीं है, इन्फेंट यानी कि बहुत छोटा जो दूध पीता बच्चा होता है, यानी कि आप तकरीबन कह लें 10-11 साल से भी छोटा इंसान है, उसे हम इन्फेंट करते हैं, उसे हम साउंड माइंडेड वाली कैटेगरी में इन्वॉल्व नहीं करते, या उसको हम मेजॉरिटी वाली कैटेगरी में इन्वॉल्व नहीं करते। ऐसा पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होता है, ऐसे पर्सन का किया गया कॉन्ट्रैक्ट लॉ कभी भी इन्फोर्स नहीं करता। इसी तरह जो आपका माइनर होता है, यानी कि वो इंसान जो कि 18 साल से कम है, 18 साल से कम है, ऐसा इंसान जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा लॉ कभी भी उसे इन्फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि लॉ ने कहा है कि भाई जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा उससे लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी चाहिए तो वो मेजर होगा। तो जो माइनर है जाहिर बात है वो मेजर नहीं है, तो वो लॉ वो उसको कॉन्ट्रैक्ट किए गए को इन्फोर्स नहीं करेगा। इसी तरह इन्फेंट के कॉन्ट्रैक्ट को भी इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। ये 2 चीजें आपने एलैबोरेट कर दी किसके अंदर, मेजॉरिटी वाले सेक्शन में। यानी कि आपने पहले बता दिया मेजॉरिटी वाला सेक्शन जिसमें आपने बताया कि पर्सन की कॉम्पिटेंसी के लिए उसका मेजर होना जरूरी है। इसमें फिर आपने बताया मेजॉरिटी में क्या आता है, मेजॉरिटी एक्ट है हमारा 1875 का, वो भी यही बात करता है 18 साल का होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर वो माइनर है तो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी इन्फोर्स बाय लॉ नहीं होगा। माइनर वो होता है जो कि 18 साल से कम है।
अगर वो इन्फेंट है, इन्फेंट यानी कि 10-11 साल से भी कम जो कि दूध पीता बच्चा जिसे शेरहा कहा जाता है, अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लॉ कभी भी उसे इन्फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि वो कैपेसिटेंट में यानी जो कैपेसिटी लॉ ने एक आपके दायरे में लेकर आई उस दायरे में वो नहीं फॉलो करता, तो वो भी लॉ कभी भी उसके कॉन्ट्रैक्ट को किए गए कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करेगा। उसके बाद आता है आपका जो साउंड माइंडेड वाला पोर्शन है। साउंड माइंडेड वाले पोर्शन में आपने एलैबोरेट करना है वो इंसान जो कि इडियट है, वो इंसान जो कि लुनेटिक है, वो इंसान जो कि ड्रंकन पर्सन है। यहाँ पे इडियट और लुनेटिक से मुराद वही है जिसको लुनेटिक इंटरवल्स आते हैं। अगर उसके इंटरवल्स के दौरान उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को लॉ कभी भी इन्फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि उस इंटरवल के दौरान अपने होशो हवास से बिल्कुल आ रही था, उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ, मैं जो एग्रीमेंट करने जा रहा हूँ उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या उसकी नेचर होगी, मुझे क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, अगली पार्टी को क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, उसको इन चीज़ों की कुछ समझ नहीं थी, तो लॉ कभी भी उसके किए गए कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करेगा। आगे आता है ड्रंकन पर्सन को कोई इंसान शराब वगैरह पीता है तो उस वक्त उसकी जो इंटेंशन है, उसका जो माइंड लेवल है वो बिल्कुल भी एबिलिटी में नहीं होता, उसको एबल वो नहीं होता कि वो चीज़ों के नेचर को या उसके इफेक्ट्स को अंडरस्टैंड कर सके, वो कोई रैशनल जजमेंट बना सके। जैसे ब्लैस्टर डिक्शनरी ने कहा है ना कि मेंटल की एबिलिटी को अंडरस्टैंड करना प्रॉब्लम को और उसके ऊपर कोई रैशनल डिसीजन बनाना, कोई रैशनल आंसर देना। तो जो ड्रंकन पर्सन है मेरा नहीं है, वो इस कंडीशन में होता है कि उसको जो सवाल किया जाए उसके मुताबिक आंसर दे, वो अपने ही हवाओं में होता है। तो ऐसे इंसान के किए गए कॉन्ट्रैक्ट कभी भी लॉ इन्फोर्स नहीं करेगा। तो ये सब चीजें आपने एलैबोरेट करी है साउंड माइंड में, यानी कि जो इंसान ड्रंकन है, इडियट है, लुनेटिक है, उसको कभी भी आप साउंड माइंड नहीं कह सकते, और अगर वो साउंड माइंड नहीं है तो वो भी कॉम्पिटेंट भी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद आता है आपका डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। लॉ ने किन किन पर्संस को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, किन किन को लॉ अलाउ नहीं करता कि आप कॉन्ट्रैक्ट करें। आपके जो एलियंस एनिमी हैं, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द वॉर ऑफ 1965, ठीक है, या फिर आपकी 1971, ये जो आपकी दो वार्स हुई थी, इन वार्स में इंडिया जो था वो आपका एनिमी था, एलियन एनिमी था ना, एलियन एनिमी था। तो आप इस कंडीशन में ड्यूरिंग द वॉर या ड्यूरिंग एमरजेंसी कंडीशन आप किसी भी एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को लॉ डिस्क्वालीफाई करता है और कभी भी इन्फोर्स नहीं करेगा। फिर इसी तरह आपके फॉरेन सॉवरेन या एम्बेसडर्स हैं, उनके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट भी लॉ कभी भी इन्फोर्स नहीं करता अनटिल एंड अनलेस आपने जो अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पे एक सेक्शन आता है, सेक्शन 86 है CPC 1908 का, जो कि इस चीज़ से डील करता है कि अगर आपने किसी फॉरेन सॉवरेन या फॉरेन एम्बेसडर से कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है निजी लेवल पे, छोटे लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे, तो आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, इस सेक्शन 86 ऑफ CPC के तहत आप उनसे पहले इजाजत लें, आपको रिटर्न परमिशन मिलेगी तो फिर आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट फिर लॉ इन्फोर्स कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये इजाजत नहीं है कि आप किसी भी फॉरेन सॉवरेन या फॉरेन एम्बेसडर के साथ कोई भी किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट करें और लॉ से इन्फोर्स करें, ऐसा नहीं हो सकता, ये कॉम्पिटेंसी में फॉल नहीं करता। उसके बाद जो प्रोफेशनल पर्सन हैं, जैसे आपकी इंग्लैंड में जो बैरिस्टर्स वगैरह हैं, आप उनको सू कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट उनसे कोई कर रहे हैं या उनसे कोई डीलिंग कर रहे हैं, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट भी आपको जो लॉ है वो इन्फोर्स से नहीं करेगा, अब इसमें आपकी एबिलिटी नहीं है। उसके बाद जो कॉर्पोरेशन हैं या जो कंपनीज हैं, वो भी उनके साथ भी किसी भी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट करना लॉ इन्फोर्स नहीं करता, लॉ उसे इन्फोर्स नहीं करता अनटिल एंड अनलेस उनके जो ऑर्डिनेंस वगैरह बने, कंपनीज ऑर्डिनेंस है, आपका कॉर्पोरेशन ऑर्डिनेंस है, उनके तहत आपको कानून उनकी शिकों को वगैरह फॉलो करें, टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करें, तो फिर। उसके बाद जो मैरिड वुमेन है, जो ओल्डर कॉन्सेप्ट था उसमें यह था कि जो मैरिड वुमेन है अगर आप उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लॉ कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करता था अनटिल एंड अनलेस उसका हस्बैंड भी उसमें परमिशन दे। यानी कि अगर आपने कोई डीलिंग उसकी बीवी से करनी है, आपने कोई लेन देन का मामला बीवी से करना है, तो जब तक उसके हस्बैंड की कॉन्सेंट अंदर शामिल नहीं होगी, आप उसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपका उसके साथ होगा कभी भी लॉ से इन्फोर्स नहीं करेगा। लेकिन चूंकि उन दोनों को एज एक पर्सन के तौर पे हैंडल किया जाता है। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में अगर आपने हस्बैंड से कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आप हस्बैंड से ही कर सकते हैं, अगर आपने वाइफ से करना है तो आप वाइफ से ही कर सकते हैं, अगर वाइफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपको हस्बैंड की इजाजत की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह आपके इंस्टॉलमेंट्स हैं, यानी कि वो जो बैंकरप्ट्स हैं, वो जिनका दिवालिया हो गया, अगर वो कोई आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को भी लॉ कभी इन्फोर्स नहीं करेगा, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, बैंकरप्ट्स कभी भी कॉम्पिटेंट नहीं हो सकते। उसके बाद जो कॉन्विक्ट्स हैं, यानी कि वो जिन्हें कोई भी किसी भी किस्म की सजा हुई है, कोई डेथ पेनल्टी अवार्ड की गई है, कोई इम्प्रिजनमेंट वाला मामला है, आइदर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या आपको कुछ साल की इम्प्रिजनमेंट दी गई है या फिर किसी भी किस्म की सजा दी गई है, अगर आप उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है या वो इंसान किसी कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल होता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को लॉ कभी भी इन्फोर्स नहीं करेगा। अब इसमें आप देखें, ये चीज़ें मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि इसमें मैंने बताया कि वो पर्सन जो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है वो कभी भी कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे। अब इसमें
जो एलियन एनिमी है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता ड्यूरिंग द वॉर। अगर जंग हो रही है तो वो उस दौरान कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर वो करेगा भी तो लॉ उसे वॉइड एब इशू करेगा कि ये भी सिरे से ही गलत है। फॉरेन सॉवरेन या फॉरेन एम्बेसडर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती किसी भी प्राइवेट सिटीजन के साथ। फॉर एग्जांपल अमेरिका को भी सदर यहाँ पर आता है, डोनाल्ड ट्रंप आता है और आकर मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऐसा नहीं हो सकता। लॉ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करेगा अंटिल एंड अनलेस वो डोनाल्ड ट्रंप आके हमारे पीएम से कहे कि भाई मैंने इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो यहाँ इस सेक्शन के तहत वो इजाजत ले, उसके बाद फिर वो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करे, फिर लॉ इसे इन्फोर्स करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा क्योंकि वो कॉम्पिटेंट नहीं है। जो प्रोफेशनल पर्सन है, इंग्लैंड का कोई बैरिस्टर है, वो मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करे अलाउ नहीं है क्योंकि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, उसको इजाजत लेना होगी। कोई भी कंपनी मेरे साथ प्राइवेट लेवल पे कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती अंटिल एंड अनलेस उनका जो ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक वो चले। मैरिड वुमेन पहले नहीं कर सकती थी अपनी हस्बैंड की इजाजत के बगैर, अब वो कर सकती है। इंसॉल्वेंट बैंकरप्ट तो बिल्कुल भी कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लॉ इसे नल एंड वाइड डिक्लेयर करेगा। जो कॉन्विक्ट्स हैं वो भी कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद फिर आपका आता है माइनर का कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, उसने लहदा से पूछा हुआ है कि अगर कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल हो गया है तो इसकी क्या कानूनी हैसियत होगी, क्या लॉ इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करेगा या इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देगा या इसको वॉइडेबल करेगा या इसको वैलिड कहेगा, इसमें क्या टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज आती हैं। तो माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इससे मुराद यह कि वो इंसान जो 18 साल से कम है, अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो कोई सेल परचेज वाला मामला करता है, कोई ज़मीन वगैरह ट्रांसफर करता है, कोई डिफेक्टिव टाइटल का ओनर बन जाता है, उसमें लॉ क्या कहता है। माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो टोटली वॉइड एब इनिशो होता है, वो लॉ शुरू से ही एक्सेप्ट नहीं करता। लॉ कहता है ये सिरे से ही गलत है, उसको कभी भी लॉ इन्फोर्स नहीं करेगा। कैन नॉट बी रेटिफाइड, उसको कभी भी आप कहें कि नए सिरे से हम इसे कर लेते हैं, इसको बिल्कुल रेटिफाई कर देते हैं, उसकी तोसीह कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। वो नॉल एंड वाइड है, कभी भी लॉ से इन्फोर्स नहीं करेगा। ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक माइनर है, वो थोड़ा सा चालाक किस्म का है, वो आपके साथ कोई एग्रीमेंट करता है और आपको वो ये कहता है कि मैं 21 साल का हूँ, आप मेरे साथ एग्रीमेंट कर ले, आप उसके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, कल को वो उस बात से मुकर रहा है, वो आपको उसके पैसे नहीं दे रहा, आपने उससे ज़मीन दे दी हुई है लेकिन वो आपको पैसे रिटर्न में नहीं दे रहा, कॉन्सिडरेशन नहीं दे रहा। आप कोर्ट में जाते हैं, आप कोर्ट में जाके कहेंगे भाई हमारा ये एग्रीमेंट हुआ था, आप इस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाएं, तो वहां पर वो इंसान ये कह सकता है कि भाई मैं 21 का नहीं हूँ, आप मेरे डॉक्यूमेंट्स देखें, मैं तो अभी 17 साल का हूँ या मैं अभी 16 साल का हूँ। तो वो किसी भी टाइम पे जाके अपनी जो माइनॉरिटी है उसे प्लीड कर सकता है, अपना माइनॉरिटी वाला डिफेंस यूज कर सकता है। जैसे ही वो डिफेंस यूज करेगा, लॉ फौरी तौर पर आपका जो केस है वो डिसमिस कर देगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिरे से ही नल एंड वॉइड है, हम इसे कभी भी इन्फोर्स नहीं कर सकते, लॉ नहीं कर सकता। उसके बाद जो माइनर है वो कभी भी पार्टनर भी नहीं बन सकता, पार्टनरशिप वाले केसेस में माइनर कभी भी पार्टनर भी नहीं बन सकता। तो इन चीज़ों को आपने एलेबोरेट करने के बाद इसका कंक्लूजन कर देना है। तो ये बहुत ही इजी सवाल था। आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉ में जितने भी सवाल हैं टू मच इजी है क्योंकि सिविल नेचर का और ये मामला वो जो आप आम रूटीन में देखते रहते हैं। तो जब भी ये सवाल आएगा कॉम्पिटेंसी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, उस पर आपने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने बताना है कि लीगल क्वालिफिकेशन, कोई भी मेंटल की एबिलिटी का आपको कोई भी प्रॉब्लम दी जाए, उसका नेचर, उसका इफेक्ट जान सके, कोई रैशनल जजमेंट उस पर दे सके, उससे हम लोग कहते हैं कैपेसिटी। रेलेवेंट प्रोविजन में 10, 11 और 12 आता है। 10 आपका सेंसेस की बात करता है, 11 आपका कॉम्पिटेंसी की बात करता है, 12 आपका साउंड माइंड क्या होता है उसकी बात करता है। ब्रेस्टर डिक्शनरी इसकी डिफाइन करती है। उसके बाद आपका जो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है वो कहती है एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ टू व्हिच ही इज ऑब्जेक्ट टू, हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। फिर आपने इन्हीं तीन चीज़ों को मोस्टली ज़्यादा वाइड टाइम में एलैबोरेट करना है कि मेजॉरिटी क्या है। मेजॉरिटी एक्ट की 1875 को बताएं, उसमें क्या डिफिनेशन है मेजर की। फिर आप बताएं कि माइनर अगर एग्रीमेंट करता है उसकी क्या हैसियत होगी, अगर इन्फेंट करता है उसकी क्या हैसियत है। साउंड माइंड को एलैबोरेट करें, सेक्शन 12 क्या इस बारे में कहता है। साउंड माइंड आपका कैसे इन्फ्रिंज होगा, कैसे कोई इंसान हम कह सकते हैं कि साउंड माइंड नहीं है, अगर वो कॉन्विक्ट है, अगर वो क्या उसे कहते हैं ड्रंकन है वो। उसके बाद ये आपका ये लुनेटिक है, इडियट है, उसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं, उसमें उसको हम कहेंगे साउंड माइंड नहीं है। लॉ कभी भी साउंड माइंड अनसाउंड माइंड पर्सन की कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करता। उसके बाद फिर वो पर्सन जो नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है या डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ पर्सन कौन से होंगे, जो कॉन्विक्ट है, जो फॉरेन एम्बेसडर है, पर्सनल प्रोफेशनल पर्सन हैं, आपके जो क्या कहते हैं फॉरेन एम्बेसडर, फॉरेन सॉवरेंस हो गया, आपके एलियंस एनिमी हो गए, मैरिड वुमेन होगी पहले वाले लॉ के मुताबिक, और तो कॉन्विक्ट हो गया। ये सब चीज़ें आपने एलैबोरेट करनी है कि इन पर्सन को लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया, अगर ये कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लॉ कभी भी उनको इन्फोर्स नहीं करेगा क्योंकि ये कॉम्पिटेंट ही नहीं है, ये अहल ही नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो। उसके बाद फिर आपने माइनर्स के कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीमेंट की वो बता देनी है कि क्या हैसियत होगी, ये आपने फिर बतानी है। अगर उसने सवाल में पूछा हुआ है कि माइनर की एग्रीमेंट की क्या हैसियत है, अगर उसने सिंपली यही पूछा हुआ है कि आप कॉम्पिटेंसी बताएं तो आपने सिंपल इन सबको एलैबोरेट कर देना, अलहदा से माइनर के कॉन्ट्रैक्ट को एलैबोरेट नहीं करना। और फिर बाकी आपने सेक्शंस और रेलेवेंट प्रोविजंस एग्जांपल्स अगर आप बना सकते हैं तो जरूर लिखें, इसमें रेलेवेंट प्रोविजंस जरूर लिखें तो आपका ये सवाल मुकम्मल हो जाएगा।
थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी सवाल है, किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।